हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो ऑल, आप लोगों ने देखा थंबनेल में बहुत क्लियर लिखा हुआ है कि सिर्फ 10% लोगों के हाथ में सेना, 90% का अस्तित्व नहीं, और आरक्षण की सच्चाई क्या है। असली सवाल इससे काफ़ी बड़ा है। असली सवाल यह है कि अगर देश की सेना कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ में हो तो क्या यह राष्ट्र है या क्लब है। क्या हमारी सेना की जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर ऑफ द आर्मी है, वह आज भी ब्रिटिश थिंकिंग की देन से चल रही है। इसमें कुछ खास जातियों को ही बॉर्न फाइटर माना जाता था और आज भी कुछ वैसा ही है। आपको यह बात सुनकर भले ही थोड़ा सा झटका या अजीब लगे, आज मैं आपसे बात करूंगा कि भारत की सेना का स्ट्रक्चर कहां से ओरिजिनेट होता है और कैसा होता है। वास्तव में बिहार में एक इलेक्शन रैली में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जब बयान दिया कि 10% लोगों का ही भारत की आर्मी, जुडिशरी और बड़ी संस्थाओं के साथ साथ निजी कंपनियों में भी कब्जा है, 90% दलित, OBC, EBC ये सब कहीं दिखाई ही नहीं देते, तो यह डिबेट फिर से उठ खड़ी हुई। अब डिबेट ये नहीं है कि रिजर्वेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। डिबेट यह है कि क्या भारत की सेना देश की सोशल रियलिटी को रिफ्लेक्ट करती है या नहीं रिफ्लेक्ट करती है। दूसरी बात, अगर यह रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो क्या एक सिख रेजिमेंट का व्यक्ति एक संथाल के लिए जान देगा, एक जाट एक पासी के लिए जान देगा, या हमारी सोच अभी भी उसी मॉडल में फंसी हुई है जहां कुछ समूहों को नेचुरली फिट फॉर आर्मी माना जाता था। आज हम बात करेंगे फैक्ट पर, हिस्ट्री पर, कॉन्स्टिट्यूशन पर, बिना किसी पॉलिटिकल बायसनेस के। अंत तक जुड़े रहिएगा। आप सेना के स्ट्रक्चर और उसके फॉर्मेशन की सारी बातों को बहुत बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। तो पहली चीज, वास्तव में ये न्यूज़ इंडिया टुडे पर भी पब्लिश हुई थी, आरक्षण सेना में क्यों नहीं, इस पर कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि भारत में सेना में किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं दिया गया है। कारण क्या बताया गया? कॉन्स्टिट्यूशनली अगर हम बात करें तो आर्मी एक स्ट्रेटेजिक इंस्टीट्यूशन है जहां पर रिजर्वेशन नहीं लागू होता। रिक्रूटमेंट का बेस है मेरिट, डिसिप्लिन और एफिशिएंसी। वास्तव में यह प्रश्न 1949 में आया था सबसे पहले, और 1949 में आज़ादी के तुरंत बाद इस पर डिबेट हुई। उस समय के आर्मी चीफ KM करियप्पा ने साफ साफ कहा कि आर्मी में चयन सिर्फ मेरिट के आधार पर होना चाहिए, और यह बहुत बड़ी बात थी। वास्तव में उन्हें डर था कि कोटा सिस्टम अगर सेना में आया तो मिलिट्री की ऑटोनॉमी को कमज़ोर करेगा, वॉर टाइम डिसीजन मेकिंग को धीमा करेगा, और साथ ही साथ उनका आर्ग्यूमेंट भी वैलिड ही था, क्योंकि उनका भी ये मानना था कि आर्मी कोई जॉब नहीं है, यह युद्ध है। लेकिन आर्मी की ये जो संरचना है, जहां पर आप जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, मराठा रेजिमेंट ये सब देखते हैं, वो संरचना आई कैसे? पहले तो हमें वो संरचना समझनी होगी। तो देखिए, बहुत सिंपल बात यह है कि ब्रिटिशर्स ने इंडियन आर्मी को जाति और वर्ग आधारित मॉडल पर बनाया था। उनका बिलीफ था कि कुछ जातियां जन्म से ही योद्धा होती हैं। इस थिंकिंग पर रेजिमेंट्स बनी, कई सारी रेजिमेंट्स जिनका नाम आप जानते होंगे, सिख रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, मराठा लाइट इन्फेंट्री। तो ये सब रेजिमेंट्स इसी थॉट प्रोसेस पर आई। अंग्रेजों ने जानबूझकर भारतीय आर्मी को यूनिफॉर्म नहीं किया, फ्रेगमेंटेड रखा, ताकि सैनिक लड़ें, लेकिन उनके अंदर कोई यूनिटी ना आए, वो हमारे लिए लड़ें। जब हम आज़ाद तो हो गए, लेकिन यही संरचना काफ़ी हद तक भारतीय सेना में बनी रही। आज की स्थिति पर अगर हम बात करें, आज क्या स्थिति है? रिप्रेजेंटेशन है या मोनोकल्चर है? तो अगर हम देखें तो आर्मी का आर्गुमेंट बहुत क्लियर है कि सेम आइडेंटिटी वाले जो सैनिक हैं उनमें कोहेंसन और ब्रदरहुड ज़्यादा होता है, और इसके लिए मैनेजमेंट में एक सिद्धांत दिया जाता है। जो बच्चे मैनेजमेंट पढ़े होंगे उन्हें इस सिद्धांत का पता होगा। एक सिद्धांत होता है स्पिरिट डी कॉर्प्स का। इसका मतलब होता है ब्रदरहुड, इसका मतलब होता है एक ग्रुप यूनिटी। तो सेना का ये कहना है कि जब एक ही समुदाय के लोग होते हैं, तो जैसे सिख रेजिमेंट है, तो एक सिख दूसरे सिख को लेकर के इमोशनली कनेक्टेड है और वो उसको बचाने के लिए जान लगा देता है, तो वहाँ पर ग्रुप यूनिटी बनी रहती है, शेयर्ड आइडेंटिटी होती है, और इसी को मैनेजमेंट में स्पिरिट डी कॉर्प्स कहा जाता है।
लेकिन सवाल भी उतना ही वैलिड है कि क्या एक सिख एक संथाल के लिए जान नहीं दे सकता? क्या एक जाट एक पासी के लिए नहीं लड़ सकता? अगर देश में सबसे बड़ी संस्था ही देश की सामाजिक डाइवर्सिटी को रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है तो इंटीग्रेशन कैसे होगा? रिप्रेजेंटेशन का अर्थ कोटा नहीं होता है, रिप्रेजेंटेशन का अर्थ है इक्वल एंट्री विदाउट बैरियर। और यहां पर ही हम मिस करते हैं ये चेंज। हालांकि भारतीय सेना के बारे में अगर हम कहें तो ऐसा नहीं है कि इस पर सेना ने कुछ काम नहीं किया, सेना ने इस पर धीरे धीरे काम करना शुरू भी कर दिया है। आर्मी ने पूरी तरीके से नहीं लेकिन धीरे धीरे मूव करना शुरू किया है। जैसे कि आप देखेंगे AIAC यानी कि ऑल इंडिया ऑल क्लास मॉडल अपनाया जा रहा है, ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स बनाए जा रहे हैं, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्रीज का डेवलपमेंट हो रहा है और पैरासूट रेजिमेंट बनाया जा रहा है। यहाँ पर मिक्स्ड क्लास यूनिट्स प्लेटफॉर्म को बनाया गया है जो कि कई बार बेहतर साबित हुआ है और बेहतर ढंग से काम कर रहा है। देखिए, मेरिट महत्वपूर्ण है लेकिन अगर एंट्री गेट ही अनइक्वल है तो मेरिट भी अनइक्वल हो जाएगी। महत्वपूर्ण यह है कि इतिहास से हमें यह पता चलता है कि जब भी कोई समूह किसी संस्थान को कैप्चर कर लेता है तो उसके बाद वह मेरिट का ढाल बनाकर अन्य समूहों को बाहर रखता है। रिप्रेजेंटेशन का तात्पर्य बहुत क्लियर है कि अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट होनी चाहिए। कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है एक्सीलेंस से, लेकिन पार्टिसिपेशन की इक्वालिटी तो आपको देनी चाहिए। अब इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं वह भी समझिएगा। इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस की बात करें तो ऑफिसर एकेडमी की असेस बढ़नी चाहिए, जिसमें ऑफिसर्स एकेडमी में OBC, ST, SC, EBC कैंडिडेट्स को NDA और IMA में ज़्यादा जगह दी जाए। आउटरीच रिक्रूटमेंट किया जाए, जहां इंडियन आर्मी हिस्टोरिकली नहीं पहुंचती वहां पर भी रिक्रूटमेंट के ड्राइव्स चलाए जाएं। रिप्रेजेंटेशन डेटा ट्रांसपेरेंसी की जाए विदाउट नेमिंग कास्ट आइडेंटिटी, सिर्फ डाइवर्सिटी रेशो के आधार पर रिप्रेजेंटेशन डेटा ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की जा सकती। देखिए, ट्रू नेशनल इंटीग्रेशन तब होगा जब एक सिख एक संथाल के लिए जान दे, एक मराठा एक सिख के लिए जान दे, अन्य पिछड़े समुदायों के लिए भी सिख और मराठा जान दें, और कोई यह न देखे कि वह कौन है, किस जाति या समुदाय या वर्ग से आता है, वो सिर्फ इतना देखे कि वो भारतीय है। आर्मी सिर्फ ताकत नहीं है, आर्मी भारत की पहचान है, भारत का स्वाभिमान है, और इसकी आइडेंटिटी इंक्लूसिव होना बहुत ज़रूरी है, और इसकी आइडेंटिटी के इंक्लूसिवनेस को भी ध्यान रखना चाहिए। यहाँ मुद्दा यह नहीं है कि आर्मी को हमें मेरिटोक्रेसी नहीं देनी चाहिए या उसमें रिजर्वेशन को कितना बढ़ाना या घटाना चाहिए। मुद्दा यह है कि अगर समाज का हर वर्ग उसमें रिप्रेजेंटेशन नहीं पा रहा है तो हमें थोड़ी सी चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। आर्मी पर गर्व भारत के हर नागरिक को हो, और है भी, और इसीलिए आर्मी को भी इस प्रकार से थोड़ा रिप्रेजेंटेटिव यूनिट के तौर पर भी काम करना। आप भी कमेंट करके अवश्य बताइए, मेरिट या रिप्रेजेंटेशन आप किसके साथ हैं, क्योंकि मुद्दा केवल आर्मी के लिए नहीं उठाया गया था। यद्यपि मैंने आज के पोर्शन में केवल आर्मी के पोर्शन को कवर किया है कि आर्मी का स्ट्रक्चर कैसा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसको लेकर के डाउट रहता है कि आर्मी में इस तरीके की चीज़ें होती हैं, वहाँ पर तो सिख रेजिमेंट है, वहाँ तो गोरखा रेजिमेंट है, तो हमारा रेजिमेंट क्यों नहीं है। आपने देखा होगा संसद में दलित समुदाय से आने वाले एक नेता ने इसके संदर्भ में मांग रखी कि भाई हमारा रेजिमेंट, हमारे नाम से रेजिमेंट क्यों नहीं। तो ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक बड़े समुदाय को अगर ये लग रहा है कि उनके रिप्रेजेंटेशन को दबाया गया है, उनके रिप्रेजेंटेशन को नहीं दिया गया है, तो महत्वपूर्ण रूप से यह जिम्मेदारी बनती है कि उन लोगों को भी मौका दिया जाए, यद्यपि मेरिट से कॉम्प्रोमाइज़ करने की आवश्यकता तब भी नहीं। आपका भी विचार बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये बहुत संवेदनशील विषय का मामला है। मैंने बहुत सोचने के बाद यह वीडियो बनाया है कि आपको आर्मी के स्ट्रक्चर या सेना के जो बनावट है उसके बारे में बेहतर ढंग से समझ विकसित कर सकें, और आप भी एक जागरूक नागरिक की तरह अपने विचार अवश्य दीजिएगा। मेरिट पर आप ज़्यादा ध्यान देंगे या रिप्रेजेंटेशन पर ध्यान देंगे, या दोनों मिला करके एक ऐसा मॉडल बनाया जाए कि भारत के सभी वर्ग उसमें प्रतिनिधित्व पाएँ। आगे बढ़ते हैं, और मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल बता देता हूं, यूपीएससी मेंटर पंकज सर। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, और साथ ही साथ आपको सारे करंट के अपडेट्स भी मिल जाया करेंगे। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो
तो आपको यहाँ पर जो भी गाइडेंस की ज़रूरत होगी वो आप मुझसे सीधे ले सकते हैं। जो बच्चे वर्ष 2027 के लिए यूपीएससी की तैयारी के बारे में प्लान कर रहे हैं, उन सबके लिए मेरा एक सजेशन है कि वे 2027 की तैयारी है तो एक वेल प्लान स्ट्रेटेजी को देखने के लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ज्वाइन ही कर लीजिए, लेकिन आप उसे देखिए। हमारे ऐप पर जाइए, हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर आपको हमारे ऐप पर ये 2027 का प्रोग्राम जो है उसको डिटेल में पढ़िए। आपको अगर वो लगता है कि एक बेहतर प्लान है, एक सिस्टमेटिक तरीके से आपकी तैयारी कराई जाएगी, जो आपको उसके साथ साथ चीज़ें, सुविधाएं, बुक्स वगैरह दी जा रही हैं वो आपके लिए परफेक्ट होंगी, और आपकी तैयारी में जो मेंटोर दिए जाएंगे और बाकी सुविधाएं दी जाएंगी वो किस प्रकार से लाभप्रद होंगी, और अगर आपको ये लगता है कि ये बेहतरीन तरीका है, इस तरीके से सफल होना आसान है, तो आप निश्चित तौर पर हमारा यह बैच ज्वाइन करेंगे। तो आपको एक कोड इस्तेमाल करना होगा। वहाँ पर आपसे एडमिशन लेने से पहले कोड पूछेगा, आप एक कोड इस्तेमाल करिएगा। ये कोड है PK Live। एक्चुअली ये फैकल्टी कोड है और ये मेरा कोड है। इस कोड को इस्तेमाल करते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ स्टडी IQ का कोई भी कोर्स आप लोगे तो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट आपको इस कोड के साथ मिल जाएगा। तो इसलिए इस कोड को याद रखिएगा, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए क्या है, कैसा है। अगर कोई डाउट है या क्वेरी है तो नीचे डिस्प्ले हो रहे नंबर पर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो, या फिर आपको मैंने टेलीग्राम चैनल दिया, आप वहाँ पर मुझसे सीधे कॉन्टैक्ट। लेकिन अच्छे से समझकर, सोचकर, बुद्धिमत्तापूर्ण डिसीजन लीजिए, जो आपके लिए बेस्ट है वो कीजिए। और अगर ज्वाइन करना है तो एक बात ध्यान रखिए कि 12 नवंबर से ये बैच शुरू हो रहा है शाम को 6 बजे से, तो आपके पास समय कम है। आप इसको अच्छे से देख करके जो भी और निर्णय लेना है, एक बेहतरीन निर्णय लीजिए और अपनी तैयारी को सफलता तक पहुंचे। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।